करते हैं, पर क्या कहा हमारे लोगों ने, कहा क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। देशभक्ति को कैसे मापोगे, कितने किलो है? आप में देशभक्ति 1.5 इंच है कि 2 इंच है, माप नहीं सकते। इसलिए देशभक्ति ग्रोथ मॉडल का हिस्सा नहीं बन सकती। ईमानदारी को आप माप नहीं सकते, नॉन मेजरेबल है, इसलिए वो आपके मंगल विकास का हिस्सा नहीं बन सकती, ऐसा उन्होंने माना। तो कुल मिलाकर के जो चीज मेजरेबल नहीं है उसका रोल नहीं है क्या? उसका रोल है। अब दुनिया के विचारक भी धीरे धीरे इस पर आ रहे हैं। मैं 2 कोट देना चाहता हूं। एक प्रोफेसर कैरेन क्रॉस है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का बड़ा नाम है। वो कहते हैं, सब बातों की ताकीद होती चली जा रही है। वो बोलते हैं, कोट, डेवलपमेंट इज नॉट गवर्न इन एनी कंट्री बाय इकोनॉमिक फोर्सेज अलोन, अंडरलाइन इट, बाय इकोनॉमिक फोर्सेज अलोन, and more backward the more this is true. The key to development lies in men's minds, in the institutions in which their thinking finds expression, and in the play of opportunity on ideas and institutions. तो ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है, इनके रोल को भारत जैसे देश ने ज़्यादा समझना होगा। और उस प्रकार से अगर हमने एक नई रचना की तो वो नई रचना हमारे लिए ज़्यादा महत्व की हो सकती है। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ, कल मैंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चर्चा की थी। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अधूरा कॉन्सेप्ट है, ये पार्शियल है, मिसनोमर भी है। तो मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जगह पर जो कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं मंगल विकास के हिसाब से, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करना चाहता हूं। 2 बातें अलग अलग है, रहन सहन का स्तर और जीवन स्तर। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें केवल खाने पीने, आपके पास में ऐशो आराम के, अय्याशी करने के कितनी वस्तुओं और सेवाएं कल मैंने बताया था। पर जीवन के स्तर की बात करेंगे तो उसमें आदर्श आएंगे, उसमें गुणवत्ता आएगी, उसमें प्रामाणिकता आएगी, उसमें कंसर्न आएगा, दूसरों के लिए आप क्या काम करते हैं ये भाव आएगा उसमें से। उससे भी आपका जीवन ऊंचा है कि नीचा है। अब बड़े आदमी एक छोटे आदमी है, उसको मापने का मापदंड आज तो केवल पैसा रह गया ना। पर भारत में केवल उसको महत्व नहीं माना। हमारे पुराने लिटरेचर में 2 कॉन्सेप्ट मिलते हैं, एक कॉन्सेप्ट का नाम है भव्य और एक का नाम है दिव्य। भव्यता और दिव्यता। तो हमने ज्यादा जोर किसको दिया है, ज्यादा महत्व किसको दिया है? दिव्यता को दिया है, भव्यता को नहीं। भव्यता तो डेमोन्स्ट्रेशन है, भव्यता तो दिखावा है, भव्यता तो प्रदर्शन है। तो केवल भव्यता के कारण से जीवन में ऊंचाइयां नहीं आती है, दिव्यता चाहिए। आप लोगों ने शायद वो वर्णन पढ़ा होगा, गांधी जी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे और गांधी जी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस से बाहर आ रहे हैं तो इंग्लैंड का राजा भी बाहर निकल करके आ रहा है। उस समय पर गांधी जी तो लंगोटीधारी थे, गांधी जी के तन पर तो कपड़ा था नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा नीचा था गांधी जी का। तो आज की भाषा में कहेंगे तो वर्णन आया उस समय के अखबारों में, इंग्लिश पेपर्स ने लिखा है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके तन पर पूरा ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, एक राजा है जो तमाम तरह के हीरे पन्नों से और बहुत सुंदर आभूषणों से जड़ा हुआ है। परंतु जब जुम्नू को देखा तो वर्णन किया उस समय पर गांधी जी का व्यक्तित्व उस राजा के व्यक्तित्व से काफी ऊंचा लग रहा था। क्या था वो? दैट इज द केस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये दिव्यता का केस है। तो इसलिए भारत की रचना का विचार करते समय हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बजाय स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पर जोर देना पड़ेगा। इसको मैंने मंगल विकास कहा है। थोड़ी सी चर्चा मैं ये करना चाहता हूं, इसके आधार पर अगर हम नया मंगल विकास का मॉडल बनाते हैं तो क्या करेगा वो मंगल विकास का मॉडल? उसके सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, उद्देश्य क्या रहेंगे? तो मंगल विकास का ये जो करेगा उसका सबसे पहली रहेगी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसी को हम मंगल विकास कहेंगे जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए और सुख के लिए काम होता हो। ए फ्रेगमेंटेड ऑफ द सोसाइटी नहीं, ए सेगमेंटेड ऑफ द सोसाइटी नहीं। वर्तमान का ग्रोथ मॉडल दुनिया भर में थोड़े से लोगों के लिए तो खूब सामान जुटा रहा है, शेष के लिए नहीं जुटा रहा है। तो पहली महत्व की कंडीशन होगी मंगल विकास एक ऐसी रचना की गारंटी देगा जिसमें सर्वजन हिताय
सर्वजन सुखाय या सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा, पर केवल इतना भी नहीं होगा, ये भी अधूरा है मेरे हिसाब से, उससे भी काम नहीं चलता। उससे लार्जर कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर कहा गया है, सर्वभूत हिते रतः। सर्वजन में तो केवल मनुष्य आते हैं, ये भूत प्राणियों का क्या होगा, पेड़ पौधों का क्या होगा? तो हमारे यहां पर जिसको मान्यता दी गई है वो सर्वभूत हिते रतः का कॉन्सेप्ट है, और इसलिए एक नए तरह का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। जीडीपी से काम नहीं चलेगा। मैंने उसको एक नाम देने का प्रयत्न किया है, क्या इंडिसेस होना चाहिए, मापदंड का पैमाना क्या होना चाहिए, तो मैंने उसको नाम दिया है ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस, समग्र सामाजिक सुख। ग्रोस सोशल हैप्पीनेस का एक इंडेक्स डेवलप करना पड़ेगा। अब ये विस्तार का विषय है, टेक्निकलिटी का विषय है, समय की सीमा के कारण से मैं बताना भी नहीं चाहता उस इंडिसेस के पार्ट्स क्या क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, पर वो किया हुआ है कुछ न कुछ। परंतु ग्रोस सोशल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आपको लाना पड़ेगा, जीडीपी के कॉन्सेप्ट से बात नहीं चलेगा। और ये बात मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, अब धीरे धीरे करके दुनिया के अनेक विचारक इस बात पर आते चले जा रहे हैं कि ये जीडीपी से काम नहीं चलेगा, जीडीपी से पीछा छुड़ाओ। एक बहुत बड़े जापानी इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर शिगेरो त्सुरु, उन्होंने कहा जीडीपी डज नॉट सर्व आवर पर्पस, तो उन्होंने एक नया नाम दिया है उसको, उन्होंने कहा है नेट नेशनल वेलफेयर। तो धीरे धीरे वो हमारे कॉन्सेप्ट के नजदीक नजदीक आते चले जा रहे हैं। और फिर अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा होगा, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर ने पार्लियामेंट में बोलते हुए ये कहा, कुछ ही महीने पहले की बात है, उन्होंने कहा इंग्लैंड को अगर आगे बढ़ना है और सुखी रहना है, तो उन्होंने फ्रेज प्रयोग किया था, हमको थैचरोनॉमिक्स से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो थैचर के नाम की, थैचर की इकोनॉमिक पॉलिसी पर कहा उन्होंने, थैचरोनॉमिक्स से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि अपने पड़ोस का देश है ना भूटान, भूटान के जो किंग है, अब तो उन्होंने अपने लड़के को बना दिया, परंतु उसके जो पिता है यानी पूर्व किंग है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट का नाम दिया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। मैं बहुत वर्षों से बोल रहा हूं ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस, उन्होंने बोला ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। मेरे हिसाब से ये नेशनल हैप्पीनेस सोशल हैप्पीनेस की तुलना में ज़रा नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टेट ओनरशिप आती है, पर नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं। और अभी पिछले महीने आपने अखबार में पढ़ा होगा, अपने देश के राष्ट्रपति अब्दुल जे कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास के यंग साइंटिस्ट के सामने एक की नोट एड्रेस दिया, एक भाषण दिया, पिछले महीने की घटना है। उन्होंने गजब की बात कह दी, उन्होंने कहा कि भाई ये जीडीपी डज नॉट सर्व आवर पर्पस, ये जीडीपी से पीछा छोड़ाओ, जीडीपी से सब पीछा छोड़ाने लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने उसमें बोलते हुए कहा कि हमको एक नए तरह का इंडिसेस डेवलप करना पड़ेगा, उसको नाम दिया उन्होंने राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक। और राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक के एलिमेंट क्या बनेंगे वो सुनने लायक है। वो कहते हैं ये राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक ये नागरिकों के जीवन के न्यूनतम गुणवत्ता स्तर, सभ्यता की विरासत से लिए गए मूल्यों, और तीसरी बात बहुत ही महत्व की कही, और भारत के निरालेपन से तय हो। भारत की कुछ खासियत है, भारत की प्रकृति की, भारत की संस्कृति का कोई साइलेंट फीचर जिसको दीनदयाल जी ने चिति कहा था, उसको अब्दुल जे कलाम ने निरालापन कर दिया। हमारा निरालापन है, हमारा यूएसपी है। इस प्रकार का वैशिष्ट्य, इस प्रकार की फिदरत, इस प्रकार की हस्ती, इस प्रकार का स्वत्व और कहीं नहीं मिलता। इसलिए तो कहा ना यूनान मिस्र रोमा मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। वो क्या बात है? वो निरालापन है। वो जो निरालापन को आपको अपने इंडिसेज में, अपने इस विकास के मॉडल में स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के ये जो मंगल विकास की रचना बनेगी उसको इस लाइन पर चलाना पड़ेगा। और 4 बातों की गारंटी देगा ये, जो 4 बातों की गारंटी दे दे मेरे हिसाब से वो मंगल विकास है। पहली बात, सबको रोटी। जब मैं सबको रोटी बोलता हूं तो रोटी प्रतीक शब्द है। यहां रोटी का मतलब है
एक देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूरा करने वाली कोई रचना बनना चाहिए। ऐसा न हो अपने देश में 5 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार है, मेल न्यूट्रिशन के शिकार है इस समय। आप इसको मंगल रचना कहेंगे? देश विकसित हो रहा है ऐसा कहेंगे आप इसको? तो इसको तो नहीं कह सकते। तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी दे, ये मैंने सबको रोटी इसमें से कहा, ये पहली गारंटी होगा। दूसरा, सबको स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। अब वर्तमान पद्धति तो हेल्थ फॉर ऑल नहीं दे रही। दुनिया के तथाकथित संपन्न देशों में भी हेल्थ फॉर ऑल वर्तमान पद्धति से नहीं मिल सकता। तो फिर भारत की ओर आना पड़ेगा। भारत में स्वास्थ्य के संबंध में विचार करते समय यह कहा था, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर से स्वस्थ हो सकता है, मन से बीमार हो सकता है। शरीर और मन से ठीक हो सकता है, भावना के हिसाब से गड़बड़ हो सकता है। भावना दूषित है तो दूषित भावना वाला क्या करेगा? आतंकवाद पैदा करेगा। दूषित भावना वाला क्या करेगा? प्रदूषण निर्माण करेगा। तो तीनों दृष्टि से स्वस्थ जब व्यक्ति होगा, उसमें से स्वस्थ समाज बनेगा। और इसकी रचना में हमारे यहां 2 तरह के प्रवाह साथ साथ चलाने की बात कही है, एक प्रिवेंटिव और एक क्यूरेटिव। और हमारी रचना में आप विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा प्रिवेंटिव पर ज्यादा जोर है, बीमार ही न पड़े। आज की रचना में, आज की लाइफस्टाइल में क्या, पहले बीमार पड़ जाओ और फिर डॉक्टर के पास जाओ। उसको बढ़िया मेडिसिनल सिस्टम कहते हैं। और इसलिए आजकल के दुनिया के देशों का विकसित है कि नहीं है, इसके बारे में विचार करते समय क्या करते हैं, पर 1000 पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। अब ये विकास का मापदंड है क्या? पर है ये। आप देखिए, आप अपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, अपने बाकी तमाम प्लानिंग का डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें है पर 1000 पॉपुलेशन में कितने हॉस्पिटल बेड्स है, पर 1000 पॉपुलेशन पर कितनी नर्सेज अवेलेबल है, पर 1000 पॉपुलेशन पर कितने हॉस्पिटल्स हैं, पर 1000 पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर। ये स्वस्थ समाज का लक्षण है क्या? पर हमारे यहाँ की सोच में ये दोष है। इसलिए अपने यहाँ के संपूर्ण चिंतन में आचार, विचार और आहार तीनों ठीक करो भैया। आचार भी ठीक करो, आहार भी ठीक करो और विचार भी ठीक करो। इन तीनों का दोषपूर्ण बना लिया हमने और फिर कहते हैं कि हम एलोपैथी के द्वारा डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा करके स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए भारत की इन विधाओं को फिर से दुनिया भर में प्रचारित करना पड़ेगा। जितना विस्तार के साथ में भारत के शास्त्रों ने स्वस्थ व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए उसका विचार किया, दुनिया में कहीं विचार नहीं किया। पर हमने भूल दिया, उसको पिछड़ापन मान लिया। हमारे यहां तो विचार किया सुबह क्या खाना चाहिए और शाम को क्या खाना चाहिए। जो पदार्थ हम प्रातःकाल लेते हैं वो सायंकाल लेना वर्जित है। बूढ़े को क्या लेना चाहिए, जवान को क्या लेना चाहिए, बच्चे को क्या लेना चाहिए, इसका विवेक रखना पड़ता है। सर्दी में क्या लेना चाहिए और गर्मी में क्या लेना चाहिए, बरसात में क्या लेना चाहिए, इसका विवेक रखना पड़ता है। ऋतुओं के हिसाब से आहार का विचार हमारे यहां पर कहा है। आपकी नासिका के कौन से भाग से श्वास आ रहा है, बाएं से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, तब कौन सा पदार्थ लेना चाहिए, कौन सा ले लें, जिसका विचार किया है। तो इतना विस्तृत हमारे यहाँ का स्वास्थ्य शास्त्र है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा वर्तमान स्थिति में। और अगर ये अध्ययन करके हमने स्वास्थ्य के नियमों का पालन किया तो स्वास्थ्य रहेगा। और फिर भी बीमारी हो सकती है तो फिर क्यूरेटिव आएगा। और क्यूरेटिव में सिंगल सिस्टम नहीं आएगा। अब तो दुनिया के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम आ गया ना, होलिस्टिक मेडिसिन सिस्टम आ गया ना। तो आपको विचार करते समय तमाम चीजों पर, योग पर, प्राणायाम पर, नेचुरोपैथी पर विचार करना पड़ेगा। पता नहीं आपने कितने लोगों ने अभी एक लाइव टेलीकास्ट देखा है बाबा रामदेव का, और जो फिजिक्स में जिनको नोबेल प्राइज मिला उनका एक इंटरेक्शन हुआ था, संवाद हुआ था। CIA ने ऑर्गेनाइज किया था, उसको लाइव टेलीकास्ट किया था उसमें से। तो बाबा रामदेव को कहा कि तुम ऐसी बातें करो, ये योग प्राणायाम से कोई तुम्हारे यहाँ बीमारी होती है कि तुम दकियानुसी और वर्तमान एलोपैथी को तुम नकार रहे हो। ऐसा बाबा रामदेव को सब सवाल पूछे। बाबा रामदेव ने उस समय पर बहुत एक बड़ी काम की बात की। उन्होंने कहा मैं किसी चीज को नकार नहीं रहा, हम तो भारत के लोग हैं। भारत के लोगों ने तो तमाम तरह के ज्ञान को हमेशा स्वीकार किया है।
पर मैं आज के विज्ञान को एक बात कहना चाहता हूं कि आपने एक चीज में कतई रिसर्च नहीं किया है, आप वो रिसर्च करने की दिशा में आगे बढ़िए और हम आपको इनपुट देंगे। और जिस पर आपने रिसर्च नहीं किया वो है प्राण। प्राण पर रिसर्च किया किसी ने? इसी में से तो प्राणायाम बना। प्राण का संयोजन करना, इस प्राण वायु का संयोजन करना, इसके आधार पर मनुष्य का स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना है, इस पर कोई रिसर्च हुआ क्या, अनुसंधान हुआ क्या? आज के विज्ञान ने करना चाहिए, प्राण कैसे काम करता है। तो बहुत अच्छा लाइव डिस्कशन था। तो हेल्थ फॉर ऑल, इसका विचार करना पड़ेगा। और तीसरी चीज की गारंटी मंगल विकास देगा, सबको शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। मैं जब एजुकेशन फॉर ऑल बोलता हूं तो मेरा मतलब कतई वर्तमान सरकार ने या वर्तमान सरकारों जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन चला रखा है वो मेरा मतलब कतई नहीं है। यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन मेरी कल्पना की सबको शिक्षा नहीं है। मैं जब सबको शिक्षा बोलता हूं तो इसका अर्थ यह है देश के प्रत्येक बालक को अपनी प्रतिभा के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जिसके माँ बाप की जेब में पैसा है उसका बच्चा तो अच्छे स्कूल में दाखिला ले ले, और जिसके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे को अपनी प्रतिभा के विकास का समान अवसर न मिले, वो सबको शिक्षा नहीं है। तो सबकी शिक्षा के लिए हमको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सबको शिक्षा मैं बोलता हूं तो मेरी शिक्षा का कॉन्सेप्ट केवल मात्र कुछ अक्षर ज्ञान करवा देना, कुछ जानकारियां दे देना, यह नहीं है कि आपने कंप्यूटर सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया, वो भी सिखाना चाहिए, पर केवल उतने से काम नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कहा है सर्वसुलभ समाजोपयोगी संस्कार क्षम शिक्षा। उस शिक्षा में से संस्कार आना चाहिए। आज तो अजीब तरह का मामला है। मैंने अपने कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स को कहा तुम एक स्टडी करो, इस देश में जितने बड़े बड़े बैंक लूटने की घटनाएं हो रही है और जितने बड़े घोटाले हो रहे हैं और आतंकवादियों के जितने सरगना हैं, उग्रवादियों के जितने सरगना हैं और जितने सामाजिक बड़े अपराध हो रहे हैं, उनके प्रमुख लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बेपढ़े लिखे लोग हैं। तो ध्यान में आएगा पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो शिक्षा समाज में तमाम तरह की समस्याओं को जन्म देने वाले नेतृत्व पैदा कर रहे हैं, वो संस्कार शिक्षा कैसे हो सकती है? तो पुनर्रचना करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के बारे में पुनर्रचना करना पड़ेगा, संरचना के बारे में पुनर्रचना करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था देश की प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण, परिस्थिति, परिवेश और आवश्यकता के अनुसार उसको बदलने के बारे में बहुत गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। वो मेरी कल्पना की मंगल विकास में सबको संस्कार क्षम शिक्षा होगी। और अंतिम बात जिसकी गारंटी देगा और वो सब बातों की जड़ है, वो है सबको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। दीनदयाल जी ने कहा था ना, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। ये जो हर हाथ को काम है ये बड़ा जरूरी है। ये गरीबी और असमानता इस एक बात से दूर हो जाएगी। पर हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है अभी इस समय पर। अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो क्या पाएंगे? ग्रोथ रेट के टारगेट हमने अचीव किए, 7-8% का ग्रोथ रेट रखा, तो पिछले 7-8 वर्ष से जो भी प्लानिंग में हमने ग्रोथ रेट रखा वो अचीव किया है। पर रोजगार का क्या बना? रोजगार तो घट गया। और इसलिए जॉबलेस ग्रोथ में हम जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है उसके बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अभी सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऐसा चलाया। कितना मजाक है इस देश के साथ में, और अपन उस मजाक को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? एक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देंगे। अब ये मजाक नहीं है क्या? 100 दिन का रोजगार देने से उस परिवार की गरीबी दूर हो सकती है क्या? ये शेयर वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज है। इसलिए मैंने ये कहा इसमें सबको रोजगार में कि तमाम तरह की इस योजनाओं पर विचार करके हमको देश के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को पूर्ण रोजगार देने की गारंटी करनी पड़ेगी। पूर्ण रोजगार बोल रहा हूं मैं, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल दी डेज, और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो।
ये देने की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा और इसलिए स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। वर्तमान में स्ट्रेटेजी कैसी है? ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी ऐसा बोलते हैं उसको। अर्थात क्या मान के, ग्रोथ बढ़ाओ भाई, एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही बढ़ जाएगा। पर इससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। पहले आप क्या विचार करो, रोजगार इस काम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रोजगार लोगों को मिल जाएगा और रोजगार पर लगा दोगे तो उत्पादन अपने आप हो जाएगा ना भाई। तो पहला जो विचार करना चाहिए, रोजगार केंद्रित करना चाहिए, रोजगार के आधार पर उत्पादन चले, इसका विचार करना चाहिए। और अंतिम बात कहकर के मैं आज का व्याख्यान पूरा करना चाहता हूं। एक विषय जो काफी विवाद का भी बनता है और डिबेट का भी बनता है, और हम पर कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं। धन के संबंध में तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है भाई? पैसा कमाने भी दोगे कि नहीं कमाने दोगे? कोई अगर अपने शास्त्रों को पढ़ने लग जाता है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, बाबा जी बनेगा। मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ने के लिए गया तो मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी ने बुलाया, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा क्या बात है? तो गीता पढ़ रहा है? तो क्या बात है? अरे भाई घर गृहस्थी का काम करना है, तूने गीता पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमारे बारे में परसेप्शन क्या है? हम हिंदू की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, मनीषियों की बात करते हैं, तो हमने मानो एक ही बात पढ़ाया है और सिखाया है, ये संसार असार है, ये संसार बेकार है, कोई लेना देना काम नहीं है। लंगोटी लगाओ, तुम भी उठाओ और जंगल को चले जाओ हिमालय के साधन। पर ऐसा है क्या? ऐसा तो सच्चाई नहीं है। हमारे मनीषियों ने ऐसा कहा है क्या? ऐसा तो सच्चाई नहीं है। मैंने भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते से इस बात को टटोलने और समझने का प्रयत्न किया कि हमारे मनीषी इतने नादान थे क्या? इतने बेसमझदार थे क्या? संसार से केवल भागने की बात कही क्या उन्होंने, और फिर भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब कुछ अध्ययन करने का प्रयत्न किया तो मुझे ध्यान में आया सच्चाई ये नहीं। आप वेदों के मंत्र पढ़िए, ज्यादातर वेदों में क्या प्रार्थनाएं हैं? वैदिक काल में व्यक्ति देवता के पास नहीं जाता था। वैदिक काल में व्यक्ति देवता को अपने पास बुलाता था। आप सारे वैदिक मंत्रों को पढ़िए, यज्ञ है ना, और यज्ञ में आह्वान करते हैं, हे अग्निदेव तुम आओ, हे इंद्र तुम आओ, हे वरुण तुम आओ, यही सारे मंत्र हैं वेदों में से। हम देवता के पास नहीं जा रहे, देवता को बुला रहे हैं। और बुलाते समय मजेदार है, जरा इस हिसाब से कभी अध्ययन करना। क्या कहा? खाली हाथ मत आना, हे इंद्र तुम दूध ले आना, तुम घी ले आना, तुम अमृत ले आना, तुम सोना ले आना, तुम गाय ले आना, तुम घोड़े ले आना। ऐसा सबको बुलाया। जैसे संघ में हम वो चंदन का कार्यक्रम करते हैं ना, हर एक को कहते हैं परांठे लाना, जितने खाते हो उससे डबल लाना, मिठाई जरूर ले आना, ऐसा करते हैं ना। वेदों में यही प्रार्थना है, भरा पड़ा है वैदिक। और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा मेरा, वेदों का भाष्यकार हो गया है यास्क। तो यास्क ने निघंटु में धन के 28 समानार्थक शब्द दिए। दुनिया के किसी लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स के किसी लिटरेचर में धन के 28 समानार्थक शब्द नहीं मिलते, और हर एक का अलग अलग अर्थ है। तो जिनके शास्त्रों में धन के संबंध में ऐसा विचार किया हो, वो धन अर्जन नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, देश का उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा सीख देंगे क्या? तो ऐसा तो सीख नहीं देंगे। हमारे यहां तो कहा दरिद्रम पातकम लोके, ऐसा कहा ना, दरिद्रता गरीबी ये पातक है, ये पाप है। परंतु क्या कहा कि देखो भाई पैसा तो कमाना, पर एक बात ध्यान में रखना। तो वेदों में क्या कहा? शुद्धो रईम निधार्य। रई धन को बोलते, तो रई होना तो चाहिए तुम्हारे पास, पैसा कमाओ। पर देयर इज ए वन क्लॉज, एक वार्निंग है तुमको। कैसा होना चाहिए? रई तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं चाहिए। ये वैदिक काल का ऋषि कह रहा है, भ्रष्टाचार से नहीं कमाना।